दोस्तों नमस्कार। अगर नैतिकता के प्रति आग्रही न बने तो अपनी सरकार को चुनौती देने के इरादे के साथ बने 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के अंतर्विरोधों के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की जैसी बिसात बिछाई है वह राजनीतिक प्रबंधन की मिसाल है। अपनी सरकार की हैट्रिक में उन्हें जिन जिन राज्यों में जिन जिन छत्रपाओं से मुश्किलें पेश आ सकती थी वह ऐसी पेशबंदी की है कि चुनाव से पहले ही पासा पलटता दिख रहा है। 7 महीने पहले जोर शोर के साथ बना विपक्षी गठबंधन इंडिया बदलते परिदृश्य में बिखराव के कगार पर है। सूत्रधार कहे गए नीतीश कुमार फिर पलटी मारकर एनडीए में लौट गए हैं तो जयंत चौधरी के भी पाला बदल में औपचारिक घुसड़ना ही शेष है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है तो आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब से दिल्ली तक कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, 40 सीटों वाला बिहार, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र और 28 सीटों वाला कर्नाटक भाजपा के प्रमुख शक्ति स्रोतों में रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद जाहिर है 2019 का चुनावी गणित भी गड़बड़ाता दिख रहा था। 400 पार का नारा तो बहुत दूर की बात है। हालांकि संसद में बोलते हुए मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि अकेले दम भाजपा का लक्ष्य 370 सीटों का है जबकि पूरे एनडीए का लक्ष्य 400 का है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तरीके चुनावी रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करना और उसे हासिल करना दो अलग अलग चीजें हैं, पर लक्ष्य घोषित करने से उसे हासिल करने का दबाव अवश्य बढ़ जाता है और फिर आप उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। पिछले साल के आखिर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त मात देकर केंद्र में सरकार की हैट्रिक का नारा देने के बाद से ही भाजपाई रणनीतिकार उसकी बिसात बिछाने में जुटे हैं। अब जबकि प्यार और जंग की तरह सत्ता राजनीति में भी सब कुछ जायज मान लिया गया है तो चुनावी चुनौती पेश कर सकने वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया को तार तार करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा ने संयोजक न बनाए जाने पर नीतीश की निराशा को भापा, लालू परिवार से उनके संशय को हवा दी, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया और एक दूसरे के लिए बंद बताए जाने वाले खिड़की दरवाजे सब खुल गए। बिहार का चुनावी समीकरण फिर भाजपा के पक्ष में झुक गया है। अलग चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाली मायावती के मन में जो भी हो उससे अंततः फायदा भाजपा को ही होगा। फिर भी सपा, कांग्रेस, रालोद मिलकर चुनौती दे सकते थे। इसलिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के अंतर्विरोधों का लाभ उठाया। रालोद को दी गई 7 सीटों में से भी 3 पर सपा और 1 पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारने का दबाव अखिलेश यादव ने अपनी आदत के मुताबिक जयंत पर बनाया, जिसके बीच भाजपा ने अपनी चुनावी विसात की जगह बना ली। लगभग अखिलेश जितनी ही लोकसभा सीटें तथा उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में हिस्सेदारी के वायदे के अलावा दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से भी नवाज दिया। अब कांग्रेस सपा के बीच सीट बंटवारे का जो भी अंजाम हो भाजपा को चुनौती दे पाना संभव नहीं होगा। बेशक 14 लोकसभा सीटों वाले झारखंड में भाजपा का दांव फिलहाल उल्टा पड़ गया, लेकिन 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद कांग्रेस में जारी सैनवारी भी उसी विषाद का हिस्सा है। पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा से शुरू यह सैनवारी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर ही नहीं रुकेगी। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद अचानक बड़े भाई वाली मुद्रा में आ गई कांग्रेस अगर नहीं संभली तो महाराष्ट्र में भी भाजपा को चुनावी समीकरण ठीक करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। पिछले साल कांग्रेस के हाथों कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद वहां भी भाजपा ने नए सिरे से चुनावी विषाद बिछाई है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के अजंता दल सेकुलर से गठबंधन के अलावा लिंगायत दिग्गज बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही एक और लिंगायत पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की घर वापसी हो गई है। क्रमशः 13 और 7 लोकसभा सीटों वाले पंजाब में और दिल्ली में सत्तारूढ़ आप द्वारा अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के पीछे भाजपा की भूमिका देखना शायद अभी जल्दबाजी हो, लेकिन कांग्रेस को लगने वाला हर झटका उसके लिए राहतकारी तो होता ही है। दक्षिण भारत के 2 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी तक भाजपा की पहुंच से बाहर ही रहे हैं। तमिलनाडु में तो दूसरे प्रमुख दल अन्ना द्रमुक ने सनातन धर्म विवाद के चलते भाजपा से गठबंधन भी तोड़ दिया। जाहिर है इन राज्यों में चुनावी विषाद भाजपा के लिए आसान नहीं, पर पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न के ऐलान से उसने कोशिश अवश्य की है। राव के जरिए भाजपा के लिए आंध्र में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी
या मुख्य विपक्षी दल टीडीपी से गठबंधन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, तो स्वामीनाथन के जरिए उसे तमिलनाडु में छोटे दलों से तालमेल और कुछ जन सहानुभूति की उम्मीद है। एक और 10 साल से केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा राज्य दर राज्य ऐसी सुनियोजित चुनावी विषाद बिछा रही है, तो पिछले साल देश में मजबूत विकल्प की आस जगाने वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया में बमुश्किल 2 महीने दूर लोकसभा चुनाव के लिए कोई रणनीति नजर नहीं आती। कांग्रेस का फोकस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ज्यादा नजर आता है, तो अन्य दल उससे संपर्क और संवाद का इंतजार करते करते चुनावी तैयारियों में पिछड़ गए हैं। 7 महीने में सीट बंटवारा तो दूर, संयोजक और न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने में भी नाकाम विपक्षी गठबंधन इंडिया ने देश के उन मतदाताओं को भी निराश किया है जो सशक्त विपक्ष को जीवंत लोकतंत्र के लिए जरूरी मानते हैं। कहना नहीं होगा कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नाते इस स्थिति के लिए कांग्रेस की दिशाहीनता और सुस्ती ही ज्यादा जिम्मेदार है। कांग्रेस ने 19 दिसंबर को 5 सदस्यीय राष्ट्रीय तालमेल कमेटी बनाई थी, पर उसने आज तक क्या किया कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। पर सबसे जरूरी है आपके सुझाव आने वाले वीडियोज को और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।